जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। कल कमेंट में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अब अगली जो क्लास लेकर आऊं, क्या भूलूं क्या याद करूं पर लेकर आऊं। तो आज उसकी क्लास लेके आया हूं दोस्तों। और अगली क्लास किस पे लेके आनी कमेंट में जरूर बता देना आप। तो उसी पर मैं अगला जो लेक्चर लेकर आऊंगा उसी टॉपिक पर लेकर आऊंगा, ठीक। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं। तो आज इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको देखेंगे। और हर साल एक न एक प्रश्न इससे बनता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और ये क्या है, आत्मकथा है ये। दोस्तों क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्लास आपको जरूर लाइक करनी है। आप क्लास को लाइक करना भूल जाते हो हर बार। व्यूज तो जा रहे हैं 50-60 के लगभग और लाइक रह रहे हैं 8-10 के लगभग। तो आपको लाइक करना है दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलना। और कमेंट भी जरूर करना है और कमेंट में बताना है आपको अगली रचना कौन सी लेके आऊं, ठीक। दोस्तों सबसे पहले लेखक की बात करें, क्या भूलूं क्या याद करूं कि लेखक कौन है। हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म कब हुआ, 1907 में। और मृत्यु कब हुई, 2003 में। इनकी जो आत्मकथा है वो 4 भागों में है दोस्तों। कितने भागों में, 4 खंडों में। और क्या क्या नाम है, पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरी नीड़ का निर्माण फिर। तीसरी है बसेरे से दूर। और चौथी है 10 द्वार से सोपान तक, ठीक। 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इनका जो क्रम है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनको क्रम को ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक मैं बताता हूं आपको। इस ट्रिक से आपको ध्यान में रखना है। क्या भूलूं से क्या लेंगे, क्या लेंगे, इसको ले लेंगे क्या, ठीक। फिर नीड को ले लेंगे, क्या नीड। इसमें से बसेरे को लेंगे, क्या नीड बसेरे। और इसमें से तक को ले लेंगे, क्या नीड बसेरे तक है। इस तरह ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। क्या नीड बसेरे तक है, तो हाँ भाई नीड कहां तक है, बसेरे तक। तो क्या नीड बसेरे तक है, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। इससे आपको क्रम याद रहेगा, ठीक। और कई बार प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों क्रम बनाने के, ठीक। आत्मकथा पर सरस्वती सम्मान इन्हें मिला है। कौन सा सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है, ठीक। सरस्वती सम्मान इनको मिला है आत्मकथा पर। आगे देखो, इनके जो पिता हैं, किनके, हरिवंश राय बच्चन के। इनके पिता का नाम है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। और इनके पिता का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, ललितपुर। कहां पर हुआ, यूपी में ललितपुर है, वहां पर हुआ इनका जन्म। तो प्रश्न बन जाएगा, प्रताप नारायण का यानी हरिवंश राय बच्चन के पिता का जन्म कहां पे हुआ था, ललितपुर में हुआ था। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, फैक्ट महत्वपूर्ण है। इनकी माता कौन है, सरस्वती, ठीक। माता कौन है, सरस्वती। ये जो पात्र हैं ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पत्नी पहली, इनका जो हरिवंश राय बच्चन का पहला विवाह किससे हुआ था, श्यामा से। इनको दोस्तों टीबी की बीमारी हो गई थी, इसलिए ये इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका दूसरा विवाह तेजी से। दूसरी पत्नी का नाम क्या था, तेजी। और जो अमिताभ बच्चन है वो इन्हीं तेजी से हुआ है, ठीक। अमिताभ बच्चन, ठीक। तो इन्हीं का लड़का है तेजी का, ठीक, अमिताभ। और बात करें इनके बारे में, हरिवंश के बारे में, तो इन्होंने 1952 में इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी करने के लिए इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए थे ये, पीएचडी करने के लिए। और हरिवंश जी को सभी बचपन में बच्चन कहकर बुलाते थे। प्रश्न बनेगा यहां कि हरिवंश राय बच्चन ने पीएचडी कहां से की, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कौन से सब्जेक्ट से की, इंग्लिश लिटरेचर से। हरिवंश जी को 1976 में हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक।
आत्मकथा पर सरस्वती सम्मान दिया गया। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं इसकी आत्मकथा पर। इनकी आत्मकथा दोस्तों इस कविता से शुरू होती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस कविता से इनकी आत्मकथा की शुरुआत होती है। अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सुनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोस्त किसे दूं जब अपने से, अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। और दोनों करके पछताता हूं, सोच नहीं पर मैं पाता हूं, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तो ये कविता, इनकी आत्मकथा शुरू होने से पहले ये कविता है। तो इनके जो शुरू की 2-3 लाइन है ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब इसके सारांश पर आते हैं दोस्तों। जैसे ही आत्मकथा लिखनी शुरू होती है तो सबसे पहले ये वाक्य इन्होंने लिखा है किसका, स्वामी रामा तीर्थ का, स्वामी राम तीर्थ का। ठीक, स्वामी राम तीर्थ का ये वाक्य है। इंग्लिश में इन इन वेरी लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ अवर्स इज फोल्डेड द होल इज ऑफ हिस्ट्री। ठीक, तो ये इंग्लिश में इसका जो अनुवाद हिंदी में दे रखा है यहाँ पर, तो ये दोनों लाइन आपको ध्यान में रखनी है। इंग्लिश से दे देगा इन वेरी लिटिल एक्सपीरियंस, ये कौन सी आत्मकथा में है, तो कौन सी आत्मकथा में है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। ठीक, अब आते हैं आत्मकथा पर, उसकी शुरुआत पर। कहते हैं आज से लगभग 500-600 बरस पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के, कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश, कौन सा जिला, बस्ती जिला, बस्ती जिले के अमोड़ा नामक ग्राम में, तो गांव कौन सा है, अमोड़ा। इसमें पांडे उपजाति का एक बड़ा तपोनिष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण रहता था इस गांव में। उसके एक बहुत सुंदर कन्या थी भाई उस ब्राह्मण के। अब डोम जाति का राजा था वहां। अब उस जाति के राजा कौन थे, राजा उग्रसेन। अब इसको पता चलता है कि ब्राह्मण के बहुत खूबसूरत कन्या है, तो इसका मन ललचा जाता है और यह ब्राह्मण से अपने सिपाही भेज के कहता है कि अपनी लड़की का ब्याह मेरे से करवा दो। उग्रसेन ने कहा ऐसा। ठीक, अब ब्राह्मण बिल्कुल उसको मना कर देता है भाई कि मैं नहीं करवाऊंगा तुझसे मेरी बेटी का ब्याह। ठीक, अब ब्राह्मण के मना करने पर अब राजा को ठेस पहुंची। अब राजा को ठेस पहुंची तो भेजे इन्होंने सैनिक, पकड़ के लाओ सारे घर वालों को। तो ये पकड़ के लाए और बंदी गृह में डाल दिया उनको, बंदी गृह में डाल देते हैं। अब क्या होता है, ब्राह्मण की जो लड़की रहती है ये बहुत होशियार रहती है। इसने कहा ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शादी करने से पहले मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। कहां पर, अयोध्या में जाना है तीर्थ यात्रा पर। ठीक, कहां पर, अयोध्या में जाना है। ऐसा बहाना करके ये अयोध्या चली जाती हैं और अयोध्या के सूबेदार कौन, राय जगत सिंह, राय जगत सिंह को ये सारी घटना सुना देती हैं। किसको, राय जगत सिंह को। अब राय जगत सिंह बेचारे बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं, ऐसे कहीं भी अन्याय होते देखें तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसको, पीड़ित को उस अन्याय से, उस दुख से उबारने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही लड़की उसको राय जगत सिंह को सारी घटना बताती हैं तो राय जगत सिंह का खून उबाल मारने लगता है और ये जाता है और राजा उग्रसेन पर आक्रमण कर देता है और राजा से उग्रसेन को हरा देता है उसमें, युद्ध में। ठीक, युद्ध में हराने के बाद लड़की के घर वालों को आजाद कराता है और उनकी बेटी को उन्हें सौंप देता है। ठीक, उनकी पुत्री को लौटा देता है वापस। अब क्या होता है कि ये ब्राह्मण इस राजा के, राय जगत सिंह के गले में जनेऊ डाल देता है और फिर उसी से उसकी बेटी की शादी करवा देता है। तो ये शुरू की कहानी एक बताई है लेखक ने। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं, आपको ध्यान में क्या रखना है, अयोध्या के सूबेदार कौन है, राय जगत सिंह, और डोम जाति के राजा कौन है, उग्रसेन। ठीक, और ब्राह्मण कहाँ का है, बस्ती जिले के अमोड़ा ग्राम, अमोड़ा
नामक गांव का। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब लेखक ने एक वाक्य यहाँ पर लिखा है, ये मोस्ट है दोस्तों। वाक्य देगा इसे कैसे प्रश्न अगर बनेगा, यहाँ से क्या देगा कि बुद्धि से जो बलिष्ठ होता है वह शरीर से दुर्बल होता है। ये वाक्य कौन सी आत्मकथा है, कथा से है, कौन सी रचना से है, तो कौन सी रचना से है, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये अपने लिए मोस्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक, अब आगे देखो, कहते हैं बस्ती का पुराना नाम श्रावस्ती था। ये फैक्ट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, हो गया है या है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा बस्ती का पुराना नाम क्या था, क्या नाम था पुराना, श्रावस्ती, जिसे पुराणों के अनुसार राजा श्राव ने बसाया था और मूलतः वहीं से आने के कारण वहां के कायस्थ श्रीवास्तव कहलाए। श्रावस्ती के कारण श्रीवास्तव कहलाए। आगे देखो, हम लोग जिस परिवार के कहे जाते हैं वह भी लगभग उसी समय अमोड़ा से निकला। कहां से, अमोड़ा से। तो इनका परिवार सबसे पहले कहां रहता था, कहां रहता था लेखक का परिवार, अमोड़ा में। अमोड़ा से निकला जिस समय कायस्थों के अन्य परिवार वहां से चले थे, उसी समय निकला हमारा परिवार भी जब अन्य परिवार भी वहां से निकले थे। यानी कब निकले थे इनके परिवार अमोड़ा से, 200-250 साल पहले, 200-250 साल पहले। ठीक, तो इतने साल पहले इनका परिवार अमोड़ा से निकला था और उनका पहला पड़ाव कहां था, प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गांव में। प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गांव में। ये फैक्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक, महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछेगा अमोड़ा से निकलने के बाद लेखक के परिवार का पहला पड़ाव कहां पर था, कहां पर था, प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गांव में। प्रतापगढ़ का बाबूपट्टी गांव रानीगंज स्टेशन से 1 मील की दूरी पर है और स्टेशन से गांव दिखाई देता है। प्रतापगढ़ में 2-3 पीढ़ियों तक रह चुकने के बाद, अब 2-3 पीढ़ी रहे वहां पर प्रतापगढ़ में, उसके बाद हमारे खानदान के जो सबसे बुजुर्ग पुरखा वहां से इलाहाबाद आए। तो अमोड़ा से कहां गए, प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गांव, बाबूपट्टी गांव से कहां है फिर, इलाहाबाद आए। उनका नाम था मनसा। तो कौन से बुजुर्ग बाबूपट्टी गांव से निकलकर आया था, मनसा। ये फैक्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है। कहते हैं बाबूपट्टी में मनसा निर्धन और निसंतान और दुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। उन्होंने किसी से सुना कि इलाहाबाद तहसील के तिलहर गांव में रामानंद संप्रदाय की गद्दी है एक वहां पर, जिसके आचार्य परम संत हैं। अगर वे उनकी शरण में जाएं तो उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा किसने सुना, मनसा ने। मनसा ने अपनी पत्नी के साथ बाबूपट्टी गांव से तिलहर तक की यात्रा की, यानी वे तिलहर में आ गए थे। कौन से तिलहर में, इलाहाबाद तहसील के गांव में। ठीक, तो तिलहर के गुरु महाराज ने मनसा को 3 पुत्रों का वरदान दिया था भाई, और वह पूरा भी हो गया। 3 पुत्रों के 3 परिवार बने और 3 पीढ़ियों तक सब सम्मिलित रहे, सबका कुटुंब सम्मिलित रहा। और चौथी पीढ़ी में तीनों अलग अलग हो गए। बड़े लड़के का परिवार बड़े घर को, बड़े लड़के का परिवार बड़ा घर कहा जाने लगा, मझले का मझला घर और छोटे का छोटा घर कहा जाने लगा। बड़े घर को बड़े के नाते विशिष्ट सम्मान दिया जाता। देवताओं की स्थापना बड़े घर में ही की गई थी, पूजा भी बड़े घर में होती है, और प्रसाद जब वितरण होता है तो प्रसाद पाने भी हम वहीं जाते थे, कहाँ, बड़े घर में। विवाह आदि बड़े घर के आंगन से ही किए जाते थे। और मनसा इनका लेखक का पूर्वज जैनी सेठ के यहाँ काम करते थे। तो ये फैक्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है। मनसा किसके यहाँ काम करता था, जैनी सेठ के यहाँ। ठीक, और उनके बाद यह जगह उनके छोटे लड़के को मिली और इस तरह 3 पीढ़ियों तक पिता के बाद पुत्र को वह स्थान मिलता रहा जैनी सेठ के यहाँ।
गरीब मनसा की छठी पीढ़ी में मेरे पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। तो लेखक के पिता कौन? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, प्रताप नारायण। ये मनसा की छठवीं पीढ़ी में थे, छठवीं पीढ़ी। ठीक। अब जाहिर सी बात है, प्रताप नारायण का जो बेटा होगा वो मनसा की कौन सी पीढ़ी में होगा? सातवीं पीढ़ी में। तो प्रश्न बनेगा दोस्तों, लेखक मनसा की कौन सी पीढ़ी में था? लेखक मनसा की कौन सी पीढ़ी में था? तो सातवीं पीढ़ी में था लेखक। ठीक। आगे देखो, बड़ा घर उस समय 4 भाइयों का परिवार था। सबसे छोटे थे गणेश प्रसाद। हम उनको गंसी चाचा ही कहते थे। किसको? गणेश प्रसाद को गंसी चाचा कहते थे। उनके 3 बड़े भाइयों में जगन्नाथ प्रसाद, मुरलीधर और मोहनलाल है। तो गणेश प्रसाद सबसे छोटे थे। ठीक। गणेश प्रसाद बीए किए है, तो सबसे पहले बीए थे इनके परिवार में। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, फैक्ट महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा यहां से कि लेखक के परिवार में सबसे पहले बीए कौन था? जिसने बीए की थी तो कौन था? गणेश प्रसाद, जो अध्यापक भी था। और लेकिन बेचारे के कोई संतान नहीं थी, इसके गणेश प्रसाद के बिना संतान का था ये। फिर अगला फैक्ट है दोस्तों, मोहनलाल क्लर्क, इनके पुत्र ठाकुरदास, मोहनलाल के पुत्र थे ठाकुरदास। और ठाकुरदास के ठाकुरदास घर में पहला एमए था। तो पहला बीए कौन था? गणेश प्रसाद। और पहला एमए कौन था? ठाकुर प्रसाद। तो यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा कि लेखक के परिवार में पहला एमए किया हुआ व्यक्ति कौन था? ठाकुर प्रसाद। अब लेखक ने कहा कि मैं मनसा की 7वीं पीढ़ी में था। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। कौन सी पीढ़ी में था? 7वीं पीढ़ी में। अब अगला फैक्ट देखिए, मैं जिस राधा की चर्चा करने जा रहा हूं, अब इनके परिवार में एक राधा थी। ठीक। राधा नाम की औरत, जिस राधा की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वे मेरे पिता के पिता के पिता के पिता की पुत्री थी। तो दोस्तों, जैसे लेखक के पिता कौन है? प्रताप नारायण। लेखक के पिता प्रताप नारायण। ठीक। लेखक है। फिर लेखक से ऊपर की पीढ़ी में कौन है? प्रताप नारायण, इनके पिता। फिर प्रताप नारायण के पिता कौन थे? कौन थे? भोलाराम। भोलाराम जो लेखक के दादा थे। भोला राम। भोलाराम, एक मिनट। भोलाराम कौन थे? लेखक के दादा। प्रताप नारायण, प्रताप नारायण के पिता भोलाराम। और भोलाराम के पिता कौन थे? भोलाराम के पिता कौन है? कौन थे भोलाराम के पिता? मिट्ठूलाल। मिट्ठूलाल, मिट्ठू मिट्ठू प्रसाद या मिट्ठूलाल, कुछ ऐसा नाम था दोस्तों। तो लेखक ने कहा मेरे पिता यानी प्रताप नारायण के पिता यानी भोलाराम के पिता यानी मिट्ठूलाल, और के पिता यानी मिट्ठूलाल के भी पिता, मिट्ठूलाल के भी पिता थे, उनका नाम यहां नहीं दिया गया। तो मिट्ठूलाल के पिता की पुत्री थी, यानी मिट्ठूलाल की बहन थी। कौन? राधा। मिट्ठूलाल की बहन थी राधा, और भोलाराम की क्या थी? बुआ। तो राधा कौन थी?
मिट्ठू लाल की तो बहन थी और भोला राम की बुआ थी। ठीक, भोला राम की बुआ थी। इस तरह आपको ध्यान में रखना है राधा के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण पात्र हैं इस कहानी, इस आत्मकथा में। ठीक, राधा कौन थी? लेखक के दादा की बुआ। ठीक, लेखक के दादा की बुआ थी और मिट्ठू लाल की बहन थी। ठीक, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और राधा के बारे में कहते हैं लेखक के मेरे जन्म के समय 20 कम 100 बरस की थी, यानी 100 बरस में 20 कम यानी 80 साल की थी ये, जब ये लेखक का जन्म हुआ था। और राधा कब तक जी थी? 95 वर्ष तक जीती है। 95 वर्ष की उम्र में मरी थी, यानी लेखक ने 15 साल राधा के साथ बिताए। ठीक, बच्चा किस अवस्था से स्मृतियों को सजोना शुरू कर देता है? ये मैं निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता। यानी लेखक कह रहा है कि भाई मैं नहीं बता सकता कि जो बच्चे की स्मृतियां हैं कब से कितने साल से वह उसे ध्यान में रहने लगती हैं, ये मैं नहीं बता सकता। शायद मनोवैज्ञानिकों की राय है कि इसके कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि भाई इतने साल का बच्चा अपनी मेमोरी को ध्यान में रखना चालू कर देता है। कुछ बच्चे बहुत छोटी अवस्था तक की बातें याद रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको बड़ी अवस्था तक की बातें भी भूल जाते हैं वो लोग। लेकिन ये अतिशयोक्ति मत समझना दोस्तों। लेखक कह रहा है कि अतिशयोक्ति मत समझना अगर मैं ये कहूं कि मैं 4-5 बरस की अवस्था से ही मुझे मेरी स्मृति याद है, मुझे मेरी जो घटनाएं याद हैं सब 4-5 बरस से ही मेरी। ठीक, इस प्रकार मैंने राधा के जीवन के अंतिम 10 वर्षों को और 10 वर्षों को देखा और उसमें मुझे उनसे जो कुछ सुनने को मिला उसे सहेजा। यानी 10 वर्ष तक तो मुझे याद है, 10 वर्ष तो राजा के साथ गुजारे जो। ठीक, उनकी पीठ पर चढ़कर घूमने की याद तो मुझे नहीं है, पर उंगली पकड़कर चलने की और इलाहाबाद के उन गली रास्तों की भी जिनमें होकर वे मुझे ले जाती थी उनकी याद है मुझे। और राधा निरक्षर थी, पढ़ी लिखी नहीं थी वो, पर स्वयं उनकी स्मृति कितनी सजग और समृद्ध थी और सुस्पष्ट थी। यानी राधा का दिमाग बहुत तेज था भाई। अब आगे देखो, राधा के भाई मिट्ठूलाल मेरे परबाबा थे। तो मिट्ठूलाल ही है वो, मैंने अभी समझाया। लेखक के परबाबा यानी लेखक के दादा लेखक के परबाबा हुए। ये दादा को क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं दादा को। ठीक, तो परदादा कौन होता है? अपने दादा का पिता। ठीक, तो मिट्ठूलाल कौन था? लेखक का परदादा या परबाबा। और राधा मिट्ठूलाल की बहन थी और भोलाराम की बुआ। ठीक, आगे देखो, मिट्ठूलाल दोस्तों फैक्ट महत्वपूर्ण है, फैक्ट महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा लेखक के परबाबा का नाम क्या है? क्या है? मिट्ठूलाल। तो मेरे परबाबा थे मिट्ठूलाल, 6 फुटे जवान थे। शरीर उनका इस्पात का था यानी लोहे जैसा था। कसरत का उन्हें शौक था। लाठी तलवार चलाने में वे पारंगत थे। उनके पास कई तलवारें कटारें भी थी। घोड़े की सवारी करते थे, बाज पालते थे। ऐसे ऐसे शौक थे इनके परबाबा के। मिट्ठू लाल के घर में राधा का पांव पड़ना बड़ा शुभ हुआ। थोड़े दिन बाद ही वे कंपनी सरकार में शहर के नायब कोतवाल हो गए भैया। कौन? लेखक के परदादा। तो फैक्ट महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा लेखक के परिवार में नायब कोतवाल कौन था? फैक्ट महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा लेखक के परिवार में नायब कोतवाल कौन था? तो कौन था? लेखक के परबाबा मिट्ठूलाल। मेरे लड़कपन में मोहल्ले के बूढ़े बूढ़े उन्हें नायब साहब के नाम से ही याद करते थे। पुलिस की नौकरी उनके गुण स्वभाव के अनुरूप ही थी। कानून और अधिकार की अनभिज्ञता के उस जमाने में बल प्रयोग और जोर जबरदस्ती से ही बहुत से मामलों का निपटान किया जाता है होगा। यानी जब पहले का समय था उनको पुलिस की नौकरी लगने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बल्कि शरीर में ताकत होने की जरूरत थी, क्योंकि मामले लड़ाई झगड़े से नहीं
पढ़ाई लिखाई से नहीं बल्कि दबंगई से सुलझते थे, पुलिस की दबंगई से। ठीक। नायब साहब ने काफी धन कमाया और राधा की शब्दावली में किला जैसा बड़ा मकान बनवाया। उन्होंने रामबाग में एक शिवाला भी बनवाया। रामबाग के हनुमान मंदिर के प्रवेश द्वार से घुसते ही बाईं ओर यह शिवाला आज भी मौजूद है। सामने उसके कुआं भी है। नायब साहब शिव के उपासक रहे होंगे। फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा, लेखक के परिवार में शिव के उपासक कौन थे? बहुत बड़े उपासक कौन थे शिव के? प्रश्न बनेगा यहां से। तो कौन थे? लेखक के परबाबा मिट्ठूलाल शिव के उपासक हैं। ठीक। उनके घर में लड़का हुआ तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा? भोलानाथ। भोलानाथ। अरे भोलानाथ कौन है? लेखक के दादा। ठीक। भोलानाथ नाम रखा। और लड़की हुई तो उनका नाम भवानी रखा। लड़की हुई तो उनका नाम क्या रखा? भवानी रखा। भवानी रखा। ठीक। अब एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं। देखो, मिट्ठू लाल की बहन थी राधा। ठीक। और भोला राम की बहन कौन थी? भोला राम की बहन कौन थी? भवानी। भवानी कौन थी? भोला राम की बहन। और प्रताप नारायण की भुआ। ठीक। भोला राम की भुआ कौन है? राधा। ठीक। और प्रताप नारायण की भुआ कौन है? भवानी। ठीक। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। भोला राम की भुआ तो राधा है और प्रताप नारायण की भुआ भवानी। ठीक। आगे देखो, राधा की बेटी का नाम महारानी था। तो राधा की एक बेटी हुई, ठीक, जिसका नाम महारानी था। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और महारानी की बेटी का नाम बुद्धि था। तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक। राधा की बेटी कौन है? राधा की बेटी महारानी। महारानी। ठीक। और महारानी की बेटी कौन है? बुद्धि। बुद्धि। ठीक। बुद्धि। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, बाबा ने लाठी और तलवार चलाना भी सीखा, पर नियम पूर्वक वे उनका अभ्यास नहीं करते थे। उनका मन लिखने पढ़ने की ओर अधिक रहता था। भीतर से अपने पिता की तरह वे क्रूर, कठोर, अकड़बाज नहीं थे। लड़ाई मोल लेने वाले लड़ाई मोल लेने नहीं जाते थे, पर कोई उन्हें चुनौती दे तो पीछे भी नहीं हटते थे। ऐसे थे उनके दादा। ठीक। पिता की मृत्यु। किसकी मृत्यु? मिट्ठू लाल की। किसके पिता की मृत्यु? भोलाराम के पिता की। पिता की मृत्यु, जीविकोपार्जन के साधन का अभाव, महारानी के विवाह की चिंता, गदर की गड़बड़ी और उससे उत्पन्न आर्थिक दुर्व्यवस्था और अपनी लंबी बीमारी की बेकारी से मुसीबतों का जो तांता लगा था, उससे भोलानाथ खिन्न थे, परेशान थे। ठीक। भोलानाथ खिन्न थे, परेशान थे। आगे देखो, अब महारानी आंचल में दूध और आंखों में पानी लिए दुर्भाग्य की मूर्ति बनी उनके सामने खड़ी थी। यानी क्या होता है कि भोला राम अपनी बुआ की लड़की की शादी करवाता है किसी गांव में। अब वो ससुराल वाले उसकी बहन यानी बुआ की लड़की को छोड़ देते हैं। अब बेचारी क्या करती है, वहां से भगा देते हैं, तो अपने मामा के लड़के भोला राम के यहीं आती है रोती। तब रोती दुत्कार रोती रोती आती है और अपने भाई से कहती है कि भाई, मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी। तब भोला राम ने महारानी को बहुत समझाया और कहा कि अपने ससुराल लौट जाएं, उसका उचित स्थान वही है। चाहे ससुराल वाले उन्हें कितना ही दुर्व्यवहार उनके साथ करे, पर महारानी के पास अपने आंसुओं के अलावा कोई जवाब नहीं था। अब भोला राम भी इसलिए कह रहा था कि उसके पास भी ऐसी कोई व्यवस्था करना बहुत मुश्किल थी उसके पास कि इसको भी पाल ले वो महारानी को। इसलिए बोल रहा था कि भाई तू तो अपने ससुराल चली जा, लेकिन वो नहीं जाती। फिर भोला राम कहता है कि ठीक है भाई, रुको, पालेंगे जैसे तैसे आपको भी।
स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। ठीक। और इस प्रकार लष्टम पष्टम गिरस्ती चलाते हुए भोलानाथ ने लगभग 10 बरस बिता दिए। इस बीच उल्लेखनीय बात यह हुई कि वे एक पुत्री के पिता हो गए। उसका नाम था तुलसी। दोस्तों वापस आते हैं फैक्ट पर। मिट्ठू की बहन राधा भोलाराम की भुआ। ठीक। भोलाराम की बहन भवानी प्रताप नारायण की भुआ। अब आती हैं प्रताप नारायण की बहन तुलसी। तुलसी जो कौन है, लेखक की भुआ। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मिट्ठूलाल की बहन राधा भोलाराम की भुआ, और भोलाराम की बहन भवानी प्रताप नारायण की भुआ, और प्रताप नारायण की बहन तुलसी लेखक की भुआ, हरिवंश राय बच्चन की भुआ। ठीक। अब ये प्रताप नारायण से बड़ी थी। तुलसी प्रताप नारायण से बड़ी थी। पहले तुलसी का जन्म हुआ, उसके बाद प्रताप नारायण का जन्म हुआ था। लेखक के पिता का जन्म उसकी भुआ के बाद हुआ। दादी के नाम से बांझिन होने का कलंक कटा। अपनी संतान के अभाव में दादी ने जो स्नेह बुद्धि, कौन बुद्धि, महारानी की बेटी को जो सद्भाव और महारानी को दिया, वह तुलसा के, और घर में तुलसी को क्या कहते थे, तुलसा। तुलसा के आने से दिनों दिन घटने लगा। यानी पहले उसकी दादी क्या करती थी, लेखक की दादी महारानी और महारानी की लड़की से बहुत लाड प्यार करती हैं, लेकिन जब उसके खुद की लड़की हो जाती है तो वो लाड प्यार अब उसकी लड़की को ज्यादा मिलने लगता है, तुलसी को ज्यादा मिलने लगता है। घर का खर्च बढ़ गया था। सालों से आमदनी का कोई जरिया न था, न आगे दिखाई देता था, न बेचने लायक। अब घर का कोई हिस्सा भी न बचा था। ठीक। यानी कोई कोई सुझाव उन्हें नहीं सूझ रहा था। नारी तो मां बनने के लिए, एक फैक्ट दोस्तों नारी के ऊपर लेखक ने बताया है कि नारी तो मां बनने के लिए ही बनी है। उसके स्वप्नों में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं होता। मां बनकर ही वह पूर्ण होती है। न बन सकी तो इस अभाव के लिए वह अपने को धिक्कारती है। इस अभाव की पूर्ति के लिए वह भगवान को शिशु रूप में पूजने लगती है, या कुत्ते बिल्ली को अपने बेटे बेटी के रूप में प्यार करती हैं। जिस औरत के संतान नहीं होती। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। क्या याद रखना है आपको, मोस्ट है, मोस्ट है, आपको ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है कि नारी तो मां बनने के लिए ही बनी है, वह मां बनकर ही पूर्ण होती है। यह फैक्ट, यह कथन कौन सी रचना से लिया गया है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं से। ठीक। आगे देखो। मध्यकालीन भारतीय नारी बाहरी समाज से पीछे हटा दी गई हो, पर घर पर वह पूरा अधिकार रखती थी। मकान की मालकिन स्वयं बनकर उसने पुरुष को घर का रखवाला सा बनाकर बाहर बैठा दिया। लेखक कह रहा है कि मध्यकाल में स्त्री की बहुत बुरी हालत हुई थी, उसे बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। यानी घर के बाहर उसकी स्थिति खराब थी, लेकिन घर के अंदर तो वही मालकिन थी भाई, उसका पूरा जोर चलता था घर के अंदर तो। ठीक। आगे देखो। बाबा, लेखक के दादा ने, बाबा मतलब लेखक के दादा कौन, भोलानाथ ने कभी धीरज नहीं छोड़ा। उनके मन में दृढ़ विश्वास था कि जब दिन अच्छे आएंगे सब साधन अपने आप जुड़ जाएंगे। कर्म स्वभाव का प्रतिबिंब है। ये फैक्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है। फैक्ट प्रश्न बन जाएगा। कर्म स्वभाव का प्रतिबिंब है। यह कथन, यह लाइन कौन सी रचना से ली गई है। ठीक। दादी की, अब अगला फैक्ट देखो। दादी की यात्रा की मनोरंजन घटना थी भुइयां रानी का दर्शन। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसी ने दादी से कहा था कि भाई तुम जाओ और भुइयां रानी के, अब भुइयां रानी कौन थी, देवी थी। ठीक। ठीक। तो भुइयां रानी देवी थी, और
किसी ने कहा दादी से कि तुम इसके दर्शन करो तो तुम्हारे एक लड़का होगा। दादी से कहा तो दादी ने क्या किया, चली गई भाई। उसने विचार किया कि चलेंगे वहां दर्शन करने। तो दादी की यात्रा की मनोरंजक घटना थी भुइयां रानी का दर्शन। भुइयां रानी देवी का स्थान सीधे रास्ते पर नहीं था, लेकिन दादी ने वहां होते हुए ललितपुर जाने का निश्चय किया। इनके आशीर्वाद से प्रताप नारायण श्रीवास्तव का जन्म हुआ। प्रताप नारायण श्रीवास्तव यानी लेखक के पिता। तो प्रश्न बनेगा, किसके आशीर्वाद से प्रताप नारायण श्रीवास्तव का जन्म हुआ, कौन सी देवी के आशीर्वाद से? तो भुइयां रानी के आशीर्वाद से। आगे देखो अगला फैक्ट। कल्पना के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत किया लेखक ने कि कोरी कल्पना भी कम आकर्षक नहीं होती, चाहे हृदय न छुए। बहुतों की दृष्टि में मात्र कल्पना प्रवणता कवि की शक्ति का द्योतक है। यानी लेखक कहना चाहता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कल्पना करने का काम केवल कवियों का है, ठीक, जो बिना सूत कपास के खेमा खड़ा कर देने की ताकत रखते हैं। उन जादूगरों से मैं स्पर्धा न करना चाहूंगा। ठीक, अगला फैक्ट देखिए दोस्तों। ललितपुर भोलानाथ ललितपुर क्यों जाता है? क्योंकि उसे पत्र मिला था कि आपको ललितपुर जेल के दरोगा नियुक्त किया जाता है। तो यह फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा, लेखक के परिवार में जेल का दरोगा किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? लेखक के बाबा भोलानाथ को ललितपुर जेल का दरोगा नियुक्त किया गया था। उसकी नौकरी ललितपुर के जेल के दरोगा के रूप में लगी थी। ठीक, बाबा ने जब ललितपुर छोड़ने का विचार किया, यानी जब नौकरी करने के बाद रिटायर होने की जब अवस्था आई, तब उन्होंने ललितपुर छोड़ने का विचार अपने मन में किया। तो उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं अब ललितपुर छोड़कर जाऊंगा। तब तो उनके दोस्तों ने क्या कहा, उनके दोस्तों ने मजाक में कहा, विनोद करते समय, सिद्ध कहावत दोहराई होगी कि उस समय ललितपुर के आसपास एक कहावत थी दोस्तों। कहां कहां थी? झांसी में, दतिया और ललितपुर में एक कहावत चलती थी। क्या कहावत चलती थी? झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर मत छोड़िए जब तक मिले उधार। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। पंक्तियां दे देगा, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर मत छोड़िए जब तक मिले उधार। ये पंक्तियां कौन सी रचना से ली गई हैं? तो कौन सी रचना से ली गई हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक, अब भोलानाथ की मृत्यु का जो जिक्र है लेखक ने किया कि मृत्यु सदा ही दुखद और भयानक होती है। गरीब के घर की मृत्यु और भी करुण होती है और भी असहायता का बोध कराती है। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, ये लाइन महत्वपूर्ण है। पेपर में उठा के दे देगा ऐसे कैसे ही कि मृत्यु सदा ही दुखद और भयानक होती है, गरीब के घर की मृत्यु और भी करुण होती है। ये लाइन कौन सी रचना से ली गई है? तो इसका जवाब क्या होगा? क्या भूलूं क्या याद करूं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके प्रमुख बिंदु देखते हैं दोस्तों। इस पुस्तक के विषय के बारे में लेखक के विचार क्या हैं ये देखते हैं। लेखक ने कहा क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में कि इसके लिखने में मेरा एकमात्र लक्ष्य घरेलू अथवा निजी रहा। फैक्ट प्रश्न बन सकता है, लेखक का क्या भूलूं क्या याद करूं लिखने के पीछे क्या कारण था? तो घरेलू ही कारण था। अब ठीक, घरेलू कारण था। मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूं, ऐसा कहा लेखक ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिक्र आया है इसमें, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, क्या लिखा है कि उनका परिवार भी मूलतः अमोड़ा का रहने वाला था। ठीक,
ये फैक्ट याद रखना है। प्रश्न बनेगा कि लेखक ने किसका जिक्र किया है जिनका परिवार भी अमोड़ा का रहने वाला था। कौन था वो व्यक्ति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मनसा को मनसा को गुरु महाराज ने, जब वे इलाहाबाद के, नहीं, कहां पर आए थे वो? इलाहाबाद के तिलहर गांव में। ठीक, इलाहाबाद के तिलहर गांव में रामानंद संप्रदाय के जो परम संत थे, जब उनके पास आए तो उन्होंने मनसा को 3 पुत्रों का वर दिया और 3 बर्तन दिए। क्या क्या दिए? एक तो बटलोई दी, एक थाली दी, एक गिलास दिया। ठीक, तो ये 3 चीजें उन्होंने दी थी और इनमें खीर बनाकर खाने को कहा था उसने। ठीक, ऐसा कुछ कहा था। मनसा की संतानों में ग्रेजुएट होने वाले पहले कौन थे? गंसी चाचा यानी गणेश प्रसाद पहले व्यक्ति थे, और ठाकुर प्रसाद पहले एमए पास किए हुए व्यक्ति थे। ठीक, अब एक पात्र और है दोस्तों, महत्वपूर्ण पात्र, छेदीलाल। ये भी लेखक के परिवार में था। छेदीलाल को प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में फौजी खेमों के लिए खूंटे सप्लाई करने का ठेका मिला था भाई। किसको? छेदीलाल को। ठीक, एक फैक्ट है दोस्तों इसमें, खुसरो की रचना का जिक्र किया गया है, उसकी कुछ लाइनें हैं। खालिक बारी सिरजनहार, वाहिद एक बदा करतार। तो प्रश्न बनेगा, कथन में बनेगा, कथन और तर्क में, कथन ए और कथन आर दे देगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं में अमीर खुसरो का जिक्र हुआ है। दूसरा कथन दे देगा, क्या भूलूं क्या याद करूं में अमीर खुसरो का जिक्र नहीं हुआ है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहले वाला भाई, क्या भूलूं क्या याद करूं में अमीर खुसरो की चर्चा हुई है, उनकी चर्चा हुई है इसमें। अगला फैक्ट देखो, बाबा यानी भोलानाथ जब ललितपुर गए तो चलते समय खत्तू बनिया, फैक्ट याद रखना, खत्तू बनिया से कह गए थे कि बाद में अब जो मेरे परिवार के लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी देखभाल तुम्हें करनी है, राधा को खाने पीने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा कौन कह के गया? लेखक का दादा या बाबा। ठीक, भोलानाथ। आगे देखो, ललितपुर की सहजाद नदी का जिक्र, जिसकी तुलना कैम्ब्रिज की केम नदी से करता है कौन? लेखक। ये फैक्ट दोस्तों, ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा, ललितपुर की सहजाद नदी का जिक्र, ललितपुर की सहजाद नदी की तुलना लेखक ने कौन सी नदी से की? गंगा से, सरस्वती से, यमुना से, या कैम्ब्रिज की केम नदी से? प्रश्न आपको ध्यान से पढ़कर क्या उत्तर लगाना है? कैम्ब्रिज की केम नदी से ललितपुर की सहजाद नदी का तुलना करता है लेखक। ठीक, आगे देखो, लेखक ने अपने बारे में लिखा है कि जिंदगी भर में कलम घिसता रहा, नाड़ मेरी थी कटी तलवार से। यानी जब पैदा हुआ ये, तब इसकी नाड़ नायब साहब यानी इसके परबाबा की तलवार से काटी थी। ठीक, लेकिन इसने क्या किया? तलवार चलाने का काम नहीं किया, इसने तो कलम चलाने वाला काम किया। ठीक, आगे देखो, बाल उतरवाने के लिए विंध्याचल जाते थे सब लोग, यहाँ बकरे काट सब लोग जहां बकरे काटे जाते थे, तो विंध्याचल सब लोग जाते थे बाल उतरवाने। यहाँ बकरे की बलि भी दी जाती थी। बाद में फिर बकरे को हटाकर नारियल ने स्थान ले लिया। और एक फैक्ट ये दिया है लेखक ने कि लाहौर स्टेशन पर मेरे और तेजी का पुत्र अमित, अमित कौन? अमिताभ बच्चन, भीड़ में खो गया था। तो फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा कि कौन से स्टेशन पर हरिवंश राय बच्चन
और तेजी का पुत्र अमित खो गया था। तो कौन से स्टेशन पर खो गया था? लाहौर स्टेशन पर। ठीक। मेरी बुआ तुलसा मेरे पिता से बड़ी थी। तो प्रताप नारायण छोटे थे और तुलसा बड़ी थी। अगला फैक्ट देखो, कालीचरण बाबू मेरे बाबा भोलेनाथ के पुत्र प्रताप नारायण को अंग्रेजी की शिक्षा देते थे। यानी लेखक के पिता प्रताप नारायण को अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? यह फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन पढ़ाता था? प्रताप नारायण को अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? कालीचरण बाबू। ठीक, आगे देखो, भोलानाथ की मृत्यु ओला की चोट से हुई है। क्या होता है कि यह भोलानाथ किसको, प्रताप नारायण को लेकर कहीं बाहर था खेतों पर, तब अचानक ओले की बरसात चालू हो जाती है और आसपास छिपने के लिए कुछ भी नहीं रहता। अब भोलानाथ क्या करता है, प्रताप नारायण को अपने नीचे छिपा लेता है और खुद ऊपर हो जाता है। और ओले गिर रहे थे बड़े बड़े और इसके सिर पर आके गिरते हैं। तो भोलानाथ बहुत चोटिल हो जाता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, आगे देखो, अगला फैक्ट देखो, प्रताप नारायण का विवाह शहर इलाहाबाद के ही मोहल्ला में हुआ, जो कहाँ के, कटरा के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? कटरा के। मुंशी ईश्वर प्रसाद की कन्या के साथ तय हुआ। फैक्ट यह भी बन सकता है दोस्तों कि लेखक के ससुर का नाम क्या है? क्या है? मुंशी ईश्वर प्रसाद। ठीक, आगे देखो, जिनका नाम, नहीं, लेखक के ससुर नहीं दोस्तों, सॉरी, प्रताप नारायण लेखक के पिता का विवाह हुआ था वहां पर, इलाहाबाद के मोहल्ला कटरा के निवासी। कौन? मुंशी ईश्वर प्रसाद। लेखक के नाना थे, नाना। प्रश्न बन जाएगा, लेखक के नाना का नाम क्या है? मुंशी ईश्वर प्रसाद। लेखक से संबंधित पात्र तो सभी ध्यान में रखने हैं दोस्तों। अब उनकी कन्या कौन थी? सुरसती। सुरस्वती यही मेरी मां हुई, लेखक की मां। लेखक की मां का नाम क्या है? सरस्वती। जाहिर है कि सुरसती सरस्वती का अपभ्रंश है, यानी बिगड़ा हुआ रूप। जब मुझे विद्या कला संगीत की देवी सरस्वती के प्रतीक का कुछ अर्थ मालूम हुआ और मुझ में लेखक या कवि बनने की आकांक्षा सुख बुगाई, तो मन ने केवल नाम के ही आधार पर इसमें बड़ा आत्मविश्वास और बल संचित किया कि मैं सरस्वती का पुत्र हूं। किसका पुत्र हूं? सरस्वती का। ठीक, आगे देखो, सरस्वती के पूत को राग और आग साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसा लेखक सोचता था। इसे कितनी बार लिख चुका हूं और कितनी बार, कितना लेकर चल सका हूं, इसे मैं कैसे कहूं। यानी जगह जगह मैंने राग में आग लेने का वर्णन किया है। ठीक, इसमें एक लाइन भी दी है इन्होंने कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। ठीक, आगे देखो, इन्होंने अपनी माता पर एक कविता लिखी थी लेखक ने, सरस्वती पर। ठीक, क्या लिखा? और कितनी बार घुटनों में तुम्हारे, जबकि घर में गोल का त्योहार होता, मंजीरों ढोल ताश की गमक में बैठकर लय ताल स्वर में सजोता था। और मेरे झूमने पर, जबकि तुमने पीठ पर मेरी थपथपाई थी लगा था, थपथपाई की तब लगा था। सुरसुती ने मूक मृत पाषाण छूकर राग भरती आग जैसे हो जगा दी। जीभ को तुमने सिखलाया बोलना और गीत की लय कान में तुमने बसा दी। तो ये पंक्तियां याद रखनी है। पंक्तियां दे देगा और पूछेगा ये लेखक ने अपने परिवार के कौन से सदस्य के लिए लिखी थी। तो किसके लिए लिखी? अपनी माता सरस्वती के लिए। ठीक, आगे के जो फैक्ट हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखना है
कि पीतम्बर पंडित के बेटे थे कौन? मंगल पंडित। और मंगल पंडित के बेटे थे करकल। करकल जो कि लेखक का बहुत ही खास मित्र था। और आत्मकथा में जब इसका वर्णन किया तो आपको पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि लेखक का इसके साथ समलैंगिक संबंध था, करकल के साथ। ठीक, आगे देखो। प्रताप नारायण की शादी में जो कुछ बर्तन, कपड़े, रुपए आदि मिले थे वे सब बुद्धि की शादी में लगा दिए गए। दोस्तों, एक फैक्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मिट्ठू लाल मिट्ठू लाल की बहन कौन थी? राधा। ठीक, अब मिट्ठू लाल के बेटे कौन थे? भोलानाथ। भोलानाथ। अब राधा की लड़की कौन हुई? महारानी। महारानी। ठीक, अब भोलानाथ के बेटे का नाम क्या है? प्रताप नारायण। प्रताप नारायण। ठीक, और महारानी की बेटी का क्या नाम है? बुद्धि। बुद्धि। अब एक बात आपको यहां पे बता दूं, मिट्ठू लाल की बहन राधा भोलानाथ की बुआ है। भोलानाथ की बुआ है। ठीक, अब क्या होता है कि भोलानाथ ने किसका विवाह करवाया था? अपनी बुआ की लड़की महारानी का। ठीक, और प्रताप नारायण ने किसका विवाह करवाया था? बुद्धि का। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। महारानी की शादी तो भोलानाथ करवाता है और बुद्धि की शादी प्रताप नारायण। ठीक, आगे देखो। प्रताप नारायण की शादी में जो कुछ बर्तन, कपड़े आए थे वे सब बुद्धि की शादी में लगा दिए गए। केवल एक जेबी घड़ी। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। फैक्ट महत्वपूर्ण है कि जेबी घड़ी किसे दहेज में मिली थी? भोलानाथ को, मिट्ठू लाल को, प्रताप नारायण को। किसे मिली थी? प्रताप नारायण को। ये रख ली थी, बाकी सब बुद्धि की शादी में दे दिए थे, जिसे मेरे पिताजी हर समय अपने पास रखते थे। लड़कपन में एक दिन मैंने वह घड़ी उनसे ले ली थी और मेरी असावधानी से वह खो गई। तभी मेरी माताजी ने कहा था, मेरे दहेज की एकमात्र निशानी थी यह घड़ी, आज यह भी इस घर से चली गई। तो जेबी घड़ी दहेज की एकमात्र निशानी थी। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। आगे देखो। नारी को पूजने का आदर्श बनाकर पुरुष ने अपने को कम नहीं पुजवाया। पीटने का अधिकार हाथ में रखकर शायद कम पीटा भी नहीं। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। ठीक, हरिवंश राय बच्चन की नानी रामायण नित्य पढ़ती थी। तो प्रश्न बन जाएगा, रामायण नित्य कौन पढ़ती थी? लेखक की मां, लेखक की बुआ, लेखक की नानी, लेखक की दादी। तो कौन पढ़ती थी? लेखक की नानी। एक बार मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ, जिसमें मेरे पिता मुसलमानों को समझाने गए थे और कहा, इंसान मेल से रहने के लिए बना है, यानी एक साथ, एक दूसरे के संग एक साथ रहने के लिए बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह हो जाएगी। 2, 4, 10 या 1250 या 1250 हिंदू या मुसलमान मर भी जाएं कट मर के, तो उससे न तो हिंदुत्व समाप्त होगा और न ही इस्लाम समाप्त होगा 2, 4 लोगों के मरने से। तो भाई, जब दोनों ही समाप्त नहीं होगा तो फिर तुम लड़ते झगड़ते क्यों हो? साथ रहना है तो बखूबी इसी से है कि मेल से रहें, और न रहें तो अलग होकर रहें। लेकिन इस तरह लड़ाई दंगे मत करो एक दूसरे को मिटाने के लिए। एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर हुआ
उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में दंगे भड़के हिंदू मुस्लिम के, तो हमारे मोहल्ले में शांति ही बनी रही थी। ठीक। अगला फैक्ट देखो, वे मानस का नहवाहिक पाठ करते थे। अब आया महत्वपूर्ण फैक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। मानस यानी रामचरितमानस, जिसका नवहायिक पाठ करते थे। अब नवहायिक पाठ का मतलब प्रतिदिन इतना पढ़ते थे कि हर 9वें दिन में रामायण समाप्त हो जाए। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन जाएगा। रामायण का नवाहिक पाठ कौन करता था लेखक के परिवार में? तो कौन करता था? लेखक के पिता प्रताप नारायण। ठीक। उनकी आवाज सुरीली नहीं थी, गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ सप्राण और लयपूर्ण था, और कोठरी से निकली उनकी आवाज सारे घर में गूंजती थी। गीता पिताजी मौन रहकर पढ़ते थे। दोस्तों, एक फैक्ट ये भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि लेखक के परिवार में गीता जी कौन मौन रहकर पढ़ता था? तो लेखक के पिताजी गीता जी को मौन रहकर पढ़ते थे। ठीक। इस प्रकार कथन ए और कथन आर में भी प्रश्न बन जाएगा कि लेखक के पिता मानस का नवायिक पाठ करते थे। दूसरा कथन बनेगा गीता जी मौन रहकर पढ़ते थे। ऑप्शन में रहेंगे दोनों कथन सही, दोनों गलत, एक सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, इस तरह। तो आपको क्या चुनना है तब? गीता पिताजी मौन रहकर पढ़ते थे, मानस का नवायिक पाठ करते थे, तो दोनों कथन ही सही हो जाते हैं। ठीक। शायद चिंतन करने की दृष्टि से वे मानस में बहा करते थे, संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण का सुख अनुभव नहीं अनुभव करते थे जो अवधि से करते थे। कविता पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवध की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो स्वस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है। मानस की बात ही और है। कथन दे देगा, मानस का लेखक ने अखंड पाठ कई बार किया है, कथन सही है या गलत? तो कथन कैसा है भाई? सही है, कई बार अखंड पाठ किया है लेखक ने मानस का। खड़ी बोली की कविता घंटे भर भी पढ़ें तो मेरी जीभ ऐंठने लगती, उर्दू के साथ यह बात नहीं है। अब अगला फैक्ट देखो, पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते थे हमेशा ही। कितने बजे उठे? 8:30 बजे। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन जाएगा। लेखक के पिताजी कितने बजे उठते थे? कितने बजे उठते थे? 8:30 बजे। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर लेती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार नहीं होता, तो पिताजी को बहुत गुस्सा आता था माताजी पर। मां कांपने लगती थी, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास नहीं होता था। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते थे। अपने 35 वर्ष 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे कि एक भी दिन दफ्तर देरी से नहीं पहुंचे। भाई साहब, लेखक के पिताजी ऐसे थे कि एक भी दिन दफ्तर के लिए लेट नहीं हुए थे वो। ठीक। एक भी दिन दफ्तर के लिए लेट नहीं हुए थे वो। तो प्रश्न बनेगा, लेखक के पिताजी ने नौकरी कितने साल की? तो 35 वर्ष तक। ठीक। आगे देखो, अब एक फैक्ट एक और है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। लेखक के पिता कौन से कार्यालय में काम करते थे? फैक्ट महत्वपूर्ण है कि पायनियर प्रेस कार्यालय में लेखक के पिता काम करते थे। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब इस कार्यालय में
जो सज्जन प्रताप नारायण की ओर सबसे अधिक आकर्षित हुए, यानी इसमें इससे सबसे ज्यादा स्नेह जो रखते थे, कौन रखते थे? प्रताप नारायण सबसे अधिक प्रभावित हुए। यानी प्रताप नारायण की तरफ जो सबसे अधिक स्नेह रखते थे और जिनसे प्रताप नारायण सबसे अधिक प्रेम रखते थे, वे कौन थे? वे थे पंडित रामचरण शुक्ल। पंडित रामचरण शुक्ल दफ्तर के बड़े बाबू थे भाई ये। और पंडित ने एक बार क्या हुआ, प्रताप नारायण को 500 रुपए दिए थे भाई। क्यों दिए थे? घर बनवाने के लिए। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन जाएगा, प्रताप नारायण को 500 रुपए किसने दिए थे घर बनवाने के लिए? तो किसने दिए थे? पंडित रामचरण शुक्ल ने। ठीक। अब सरस्वती के 2 बच्चे होकर मर गए, घर उन्हें मनहूस लगने लगा। अब लेखक अपनी माँ की बात कर रहा है। वे अक्सर अपने पति से कहती, इस घर में कुत्ता बिल्ली पालो तो वे भी मर जाते हैं, बाल बच्चे हो तो वे भी मर जाते हैं, बाल बच्चे क्या जिएंगे भाई। पर इस निराशा में आशा की एक किरण फूटी। सरस्वती की तीसरी संतान एक कन्या थी। ठीक, एक कन्या थी जिसका नाम भगवान देई रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया? तीसरी संतान का नाम, यानी लेखक की बड़ी बहन का नाम क्या था? भगवान देही। प्रश्न बनेगा, प्रश्न बनेगा, मोस्ट फैक्ट है। भगवान देई प्रताप नारायण की कौन से नंबर की संतान थी? तीसरे नंबर की संतान थी दोस्तों, तीसरे नंबर की। आगे देखो, मैं अपने माता पिता की छठी संतान था। कितनी? कौन सी संतान? छठवीं संतान। ठीक। मेरा जन्म, तो प्रश्न ये भी बनेगा दोस्तों, मोस्ट है ये। प्रश्न बन जाएगा, लेखक अपने माता पिता के कौन से नंबर की संतान है? तो छठवें नंबर की। दोस्तों एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि मनसा की कौन सी पीढ़ी में लेखक जन्मा? 7वीं पीढ़ी में। लेकिन ये अपने माता पिता की कौन सी संतान है? छठवीं संतान है। ठीक, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, मेरा जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ। किसका? लेखक का जन्म। भगवान देई मुझसे 7 वर्ष बड़ी थी। प्रश्न बन सकता है यहां से भी कि भगवान देई हरिवंश राय बच्चन से कितने वर्ष बड़ी थी? 7 वर्ष। अब मेरा नाम हरिवंश रखा गया, घर पर मुझे बच्चन के नाम से पुकारते थे लेखक को। हरिवंश नाम रखने का एक विशेष कारण था, ऐसा मुझे लड़कपन में बताया गया। जब भगवान देई के बाद होने वाले 2 बच्चे अल्प आयु में ही चल बसे, तब पंडित रामचरण शुक्ल ने, किसने? पंडित रामचरण शुक्ल ने प्रताप नारायण को यह सलाह दी कि जब मेरी माता गर्भवती हो तब वे हरिवंश पुराण सुने। ठीक, इसलिए लेखक का नाम हरिवंश रखा गया। उन दिनों बच्चा जनाने के लिए हमारे यहाँ लक्ष्मणिया चमारिन आती थी। मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने 5 पैसे में, कितने पैसे में? 5 पैसे में मुझे लक्ष्मणिया चमारिन को बेच दिया। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। क्यों बेचा दोस्तों? इन्होंने एक टोटका किया था, किसी ने बताया होगा कि आप एक बार ऐसा करना, किसी दलित महिला को अपने बेटे को बेच देना 5 रुपए में, और फिर उस 5 पैसे से, 5 रुपए में नहीं 5 पैसे में बेचा, और फिर उसके बता से खरीदे और उसको खा लिया, और कुछ दिन वहीं रखना, उसको बेचे तब, और फिर उनको वापस अपने घर ले आना। ठीक, ऐसा कहा किसी ने, तो वह टोटका किया भी उनके घर वालों ने। उनके घर वालों ने लक्ष्मीनिया चमारिन नाम की जो बच्चा जनाने के लिए आती थी, उसी को बेच दिया लेखक को, और 5 पैसे में बेच दिया। ठीक,
उनके बतासे लाकर खा लिए। अब लेखक कहता है कि मैं लक्ष्मी ने चमारिन को चम्मा कहता था, चम्मा। क्या कहता था? चम्मा। और अपनी माँ को अम्मा कहता था। तो दोस्तों, यहां से बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे, बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे आपको। ठीक, कौन कौन से? सबसे पहला फैक्ट है कि लेखक को उसकी माता ने किसे बेचा था? किसे बेचा? लक्ष्मीनिया चमारिन को। कितने पैसे में बेचा? 5 पैसे में। ठीक। एक फैक्ट ये भी है, लेखक लक्ष्मीनिया चमारिन को क्या कहता था? अम्मा, चम्मा, दाइमा, इस तरह ऑप्शन दे देंगे और आपको चुनना क्या है? चम्मा। चम्मा कहता था वह लक्ष्मीनिया चमारिन को। ठीक, आगे देखो। हिंदू समाज ने जन जन के बीच ऊंच नीच का कटु बोध कराने के लिए कैसे कैसे अजीब तरीके निकाले हैं, और जब अपने उभरते यौवन के दिनों में गांधी जी के हरिजन आंदोलन के साथ मेरी सहानुभूति जगी, तो मुझे इस बात का गर्व होता था कि मेरी तो एक माँ ही चमारिन चम्मा थी। जब एक दिन शायद नगर के आर्य समाज में आयोजित किसी प्रतिभोज में मैंने अछूतों की पंगत में बैठकर कच्चा खाना खा लिया था, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता और संतोष का अनुभव हुआ। मुझे लगा कि मैंने चंपा की बिरादरी के साथ कुछ न्याय किया, पर मेरे सगे संबंधियों और नातेदारों रिश्तेदारों को यह खबर बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने व्यंग से कहा कि आखिर इसने चमारिन की छाती का दूध पिया था, उस कुसंस्कार का कुछ तो असर होना ही था। जब स्वतंत्र रूप से, अब लेखक कहता है कि जब स्वतंत्र रूप से मेरा अपना घर हुआ, तो अक्सर चमार ही मेरे खाना बनाने वाले रहे। मुझे आश्चर्य और क्रोध तो तब होता जब घर की कहारिन चमार के छुए बर्तनों को मांजने से इनकार कर देती थी। क्या होता दोस्तों? क्या हुआ कि लेखक के घर में खाना बनाने वाली कौन थी? एक चमार जाति की। ठीक। अब एक कहारिन जाति की बर्तन मांजने आती थी, तो वह कहारिन नाटक करती थी, कहती थी कि मैं इसके बर्तन नहीं मांजूंगी, इस अछूत लड़की के। ठीक। मुझे लगता है कि मेरे पूर्वजों ने अछूतों का अपमान करके जो पाप किया था, उसी का प्रायश्चित मैं कर रहा हूं। तो ऐसा लेखक कहता है भाई अपने बारे में। आगे देखो। मंगल पंडित के एकमात्र पुत्र करकल था। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। फैक्ट महत्वपूर्ण है। पिता कौन है करकल के? मंगल पंडित। और माता कौन थी इसकी माता? करकल की माता का क्या नाम है? सुंदरबाई। सुंदरबाई। ठीक, ये इनकी माता थी। शायद उनका यह नाम कर्क लगन में पैदा होने से पड़ा। उनका घर हमारे घर से मिला हुआ ही था, और वे हमारे परिवार के ही सदस्य समान थे। मुझे तो छुटपन से ही उन्हें करकलदा कहना सिखलाया गया था। वे मुझसे 3 साढ़े 3 वर्ष बड़े होंगे। ठीक। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है दोस्तों, क्योंकि करकल और लेखक के बीच बहुत गहरे संबंध थे। प्रश्न बन सकता है कि करकल लेखक से कितने वर्ष बड़ा था? 3 साढ़े 3 वर्ष। ठीक। आगे देखो। मेरे जन्म के लगभग 3 वर्ष बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। कौन? छोटे भाई का नाम क्या है? सालिग्राम। मेरी माता उसका नाम मेरे नाम हरिवंश राय के जोड़े पर रघुवंश राय रखना चाहती थी, पर तभी मोहल्ले में किसी के रघुवंश नाम की लड़के की मृत्यु हो गई। मां को लगा कि रघुवंश नाम रखने से पड़ोसी को बराबर अपने लड़के की याद आती रहेगी, शायद इस नाम को अशुभ भी समझा गया हो, इसलिए उन्होंने अपने छोटे लड़के का नाम फिर क्या रख दिया?
सालिग्राम। फैक्ट महत्वपूर्ण है, फैक्ट महत्वपूर्ण है। ठीक, प्रश्न बनेगा, लेखक के छोटे भाई का नाम क्या था? तो क्या था? सालिग्राम। पुकारने का नाम रज्जन, बच्चन के वजन पर। फैक्ट ये फैक्ट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बार आ सकता है पेपर में ये, कि हरिवंश राय को तो घर में बच्चन कहा जाता था, और उनके छोटे भाई सालिग्राम को घर में क्या कहा जाता था? तो बच्चन के आधार पर ही उसे क्या कहा जाता था? रज्जन। ठीक, रज्जन कहा जाता था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, सालिग्राम के जन्म के 3 वर्ष बाद मेरी छोटी बहन सेल कुमारी का जन्म हुआ, वह उनकी अंतिम संतान थी। ठीक, तो एक फैक्ट आपको बताता हूं दोस्तों, कि प्रताप नारायण और सरस्वती, ठीक, अब इनकी संतानों का क्रम बताता हूं। पहली, दूसरी क्या हुए? मर गई। तीसरे नंबर पर कौन हुई? भगवान देई, भगवान देई। ठीक, फिर क्या हुआ? चौथी और पांचवी मर गई। फिर छठवें नंबर पर कौन हुआ? लेखक। फिर सातवें नंबर पर कौन हुआ? सालिग्राम। ठीक, और फिर आठवें नंबर पर कौन हुई? सेल कुमारी, सेल कुमारी, सेल कुमारी। तो ये क्रम है। ये लेखक से भगवान देव कितने वर्ष बड़ी थी? 7 वर्ष। ठीक, और लेखक सालिग्राम से कितने वर्ष बड़ा था? 3 वर्ष। और सालिग्राम सेल कुमारी से कितने वर्ष बड़ा था? 3 वर्ष। यानी फैक्ट देखो दोस्तों, लेखक भगवान देव से 7 वर्ष छोटा था, और सेल कुमारी से 6 वर्ष बड़ा था। ठीक, अब आगे देखो फैक्ट। करकल एक दिन खबर लाए कि विद्या मंदिर स्कूल में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का व्याख्यान है। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसका व्याख्यान है? सत्यदेव परिव्राजक, परिव्राजक का। और इनका व्याख्यान सुनने के बाद ही लेखक ने निश्चय किया था कि मैं अब उर्दू नहीं पढ़ूंगा, केवल हिंदी पढ़ूंगा, अपने देश की भाषा, अपनी मातृभाषा हिंदी है। ऐसा विचार सत्यदेव परिव्राजक को सुनने के बाद लेखक के मन में उपजा था। ठीक, शाम को जब वे व्याख्यान सुनने जाने लगे, तो मुझे भी साथ ले गए। कौन? करकल। सभा में विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्वामी जी ने मेज पर बैठकर व्याख्यान दिया था। स्वामी जी के भाषण में ओजस्विता थी। माइक वाइक उन दिनों कहाँ थे, पर उनकी आवाज दूर पर भी सुनाई देती थी। उनका भाषण हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नामक विषय पर था। किस पर था? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इस पे था। ठीक, मुझ पर उनके व्याख्यान का बड़ा प्रभाव पड़ा। सच कहूं तो मैं उनकी वक्तृता के प्रभाव में बह गया था। मैंने सभा में बैठे बैठे ही निर्णय कर लिया कि अब मैं उर्दू को छोड़ दूंगा और हिंदी को पढ़ूंगा। आगे देखो दोस्तों, लैपटॉप को चार्ज लगाता हूं, अभी आता हूं।
तो हम पढ़ चुके थे उर्दू छोड़कर हिंदी लेने के बारे में। ठीक, आगे देखेंगे। एक फैक्ट इन्होंने दिया है कि डिप्टी इंस्पेक्टर बाबू शिव कुमार सिंह का जिक्र इन्होंने किया है। डिप्टी इंस्पेक्टर हैं ये। इनके पास लेखक एक बार प्रार्थना पत्र लेकर गया था। ठीक, आगे देखो। लेखक को बचपन में अंग्रेजी ट्यूशन मास्टर विश्वनाथ प्रसाद पढ़ाते थे। फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। अंग्रेजी ट्यूशन कौन पढ़ाता था लेखक को? फैक्ट महत्वपूर्ण है। फैक्ट महत्वपूर्ण है। लेखक को अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? विश्वनाथ प्रसाद। कौन पढ़ाता था लेखक को अंग्रेजी? विश्वनाथ प्रसाद। और लेखक के पिता यानी प्रताप नारायण को कौन पढ़ाता था? कालीचरण बाबू। कालीचरण बाबू। कालीचरण बाबू प्रताप नारायण को अंग्रेजी पढ़ाता था। ठीक, कालीचरण बाबू। ये फैक्ट दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। लेखक को तो विश्वनाथ प्रसाद पढ़ाता था और लेखक के पिता को कालीचरण बाबू। आगे देखो। जलियांवाला बाग हत्याकांड का समाचार पत्रों में तो बड़ों ने पढ़ा था, यानी बड़े लोगों ने तो समाचार पत्रों में पढ़ा, लेकिन हमने तो छेदी चाचा से उसका आंखों देखा हाल सुना था। तो लेखक को जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कौन देता है? कौन देता है? छेदी चाचा। आगे देखो। स्कूल में एक हिंदी समिति थी, उसमें समय समय पर हिंदी में व्याख्यान होते, कविताएं कहानियां पढ़ी जाती, निबंध पढ़े जाते थे। आगे देखो। ऊंचे दर्जे के हिंदी प्रेमी विद्यार्थियों में उस समय ठाकुर यादवेंद्र सिंह थे, जो रीवा के थे। तो कौन थे? ठाकुर यादवेंद्र सिंह। ठाकुर यादवेंद्र सिंह रीवा के थे। बाद को उनकी कहानियों के 2 संग्रह प्रकाशित हुए। पहले का नाम हार था। फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा, ठाकुर यादवेंद्र सिंह की कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, पहला कहानी संग्रह का नाम क्या था? हार था। ठीक, जिससे मैंने अपने प्रथम काव्य संग्रह तेरा हार के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। तो एक फैक्ट ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन जाएगा कि लेखक ने अपने पहले काव्य संग्रह तेरा हार का नाम तेरा हार रखने की प्रेरणा कहां से ली? तो कहां से ली? ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह, पहले कहानी संग्रह जिसका नाम था हार, वहां से ली। ठीक, उनके दूसरे संग्रह की भूमिका मैंने लिखी। फैक्ट ये भी महत्वपूर्ण है। फैक्ट ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा, किसके कहानी संग्रह की भूमिका लेखक ने लिखी थी? तो ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह की भूमिका लेखक ने लिखी थी। नाम इस समय ध्यान से उतर गया भाई, क्या कौन सा संग्रह था उसका, वो मैं भूल गया। अपने निजी जीवन के एक कटु प्रसंग पर उन्होंने 2 भागों में उषा बनाम प्रकाश नाम से एक पुस्तक छपवाई थी। किसने? ठाकुर यादवेंद्र सिंह ने। क्या छपवाई? उषा बनाम प्रकाश। उसके कवर पृष्ठ पर मेरी ये पंक्तियां दी गई थी। क्या मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। ये फैक्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको ध्यान में रखना है। किस पर लिखी थी ये पंक्तियां? लेखक की पंक्तियां ठाकुर यादवेंद्र सिंह के पुस्तक थी एक, क्या नाम था उसका? उषा बनाम प्रकाश नामक पुस्तक पर ये पंक्तियां ऊपर के कवर पृष्ठ पर लिखी हुई थी। ठीक, आगे देखो।
एक ठाकुर विक्रमादित्य सिंह थे जो छायावादी शैली में कविता लिखते थे और नाटक भी। उनके लिखे कई नाटक कायस्थ पाठशाला में अभिनीत हुए। तो नाटक भी लिखते थे और कविता भी लिखते थे। कौन? ठाकुर विक्रमादित्य सिंह। उनके कई नाटक कायस्थ पाठशाला में अभिनीत हुए थे। अब उनके ध्रुव नाटक, फैक्ट महत्वपूर्ण है। ध्रुव नाटक में भगवान के स्वर में मैं यानी लेखक ही पर्दे के पीछे से बोला था, क्योंकि मेरा उच्चारण शुद्ध समझा जाता था। भगवान चतुर्भुज के रूप में मंच पर नहीं, भगवान चतुर्भुज जी साक्षात रूप में मंच पर नहीं प्रकट हुए थे। भगवान के मंच पर आने के स्थान पर केवल उनकी वाणी सुनाई देना अधिक प्रभावकारी सिद्ध हुआ। तो ध्रुव नाटक में भगवान चतुर्भुज की आवाज किसने निकाली थी? लेखक ने निकाली थी। ठीक, आगे देखो। भगवान देई बहन की मृत्यु से अब क्या होता है कि भगवान देई की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों, इस आत्मकथा में मृत्यु का खेल भी इतना भयंकर बताया गया है, मुझे तो बहुत ही आश्चर्य होता है इसको पढ़कर कि ऐसे भी मृत्यु होती है क्या। ठीक, तो भगवान देई बहन की मृत्यु से मुझे जितना दुख हुआ, शायद उतना ही डर भी लगा। मृत्यु जिस प्रकार के प्रश्नों को उठाती है, उसी प्रकार के प्रश्न मेरे मन में उठने और बिना समाधान पाए घुमड़ने लगे। किसी ने मुझे सुझाया कि इन प्रश्नों का उत्तर गीता में है, और एक दिन मैंने चोरी से पिताजी की पूजा की कोठरी में जाकर गीता पढ़ी। गीता उन दिनों कम उम्र के लोगों से छिपाई जाती थी। ऐसा समझा जाता था कि गीता पढ़कर लड़के बैरागी हो जाएंगे। मुझे गीता में न मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला, न बैराग हुआ। बहन की मृत्यु के 2 महीने बाद महारानी की मृत्यु हो गई। महारानी कौन थी? राधा की बेटी। और महारानी की मृत्यु के बाद ही किसकी मृत्यु हो गई? किसकी मृत्यु हो गई? बुद्धि की। यहां पर बुद्धि आएगा दोस्तों। बुद्धि, ठीक। महारानी के बाद ही बुद्धि की मृत्यु हो गई। राधा की बेटी महारानी, महारानी की बेटी बुद्धि। वह अपनी आयु के 10वें दशक में थी। नहीं, राधा ही है दोस्तों, यहां पर राधा ही है। राधा, ठीक, राधा ही है यहां पर। इसको मिटा देता हूं, 1 मिनट। तो पहले राधा की बेटी की मृत्यु हुई, किसकी? महारानी की। उसके बाद राधा की मृत्यु हुई थी। ठीक, महारानी की मृत्यु के बाद राधा की मृत्यु हुई। वह अपनी आयु के 10वें दशक में थी, यानी 90 से लेकर 100 के बीच में थी। ठीक, 95 वर्ष में थी। अगला फैक्ट देखो। अपने मामा के घर के सामने से जाने वाली कटरे की पीले एसी वाले की गली में होकर पंडित सुमित्रा नंदन पंत, इसका नाम आया है। पंडित सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि को आते जाते मैंने अक्सर देखा था। वे उन दिनों हिंदू बोर्डिंग हाउस में रहते थे, पर अपने किसी पहाड़ी संबंधी से मिलने के लिए उधर आया करते थे, जो गली के ही एक मकान में मेरे मामा के पड़ोस में रहते थे। जिस व्यक्ति से सुमित्रानंद पंत मिलने आता था, वह व्यक्ति उसके मामा के पड़ोस में रहता था। पहाड़ी परिवार की स्त्रियां मेरी मामी नानी के पास आती थी, और पंत जी की सर्वप्रथम चर्चा मैंने अपने ननिहाल में ही सुनी। तो ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। प्रश्न बनेगा, प्रश्न बनेगा
कि लेखक ने सबसे पहले किसकी चर्चा अपने ननिहाल में सुनी? तो किसकी चर्चा अपने ननिहाल में सुनी सबसे पहले? सुमित्रानंदन पंत की। ठीक। उन्हें मैंने पहली बार देखा तो उनके अभूतपूर्व सौंदर्य से अभिभूत हो गया। बहुत सुंदर थे सुमित्रानंदन पंत। उनके घने लहरे रेशम के केसों पर मुग्ध हो गया था लेखक। और इस कोमलता और सुकुमारता का अनुभव मैं उनके अपने संबंधों में भी करने लगा था। अब वे मेरे साथी, पड़ोसी, धर्म के भाई ही नहीं थे, मेरे प्रेमी भी थे और मैं भी उनके प्रति अनन्य प्रेम रखता था। हम एक दूसरे से अभिन्न थे। अब हम दोनों में बहुत सी निजी और गोपनीय बातें भी होती थी। ठीक। बहुतों को हमारी इस निकटता से ईर्ष्या होती थी। कुछ बड़े भी हमें संदेह की दृष्टि से देखते थे। इस समय मेरे पिता ने न जाने क्या सोचकर मुझे रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित कराने की सोचा। तो लेखक के पिता ने लेखक को कौन से संप्रदाय में दीक्षित कराने की सोचा? रामानंद संप्रदाय में। आगे देखो। जैसे जैसे करकल के गोने का दिन निकट आने लगा, मैं उनके भावी जीवन की कल्पना कर अपने लिए विचलित होने लगा। करकल और चंपा की अपनी दुनिया होगी, यानी करकल की शादी किससे होती है? चंपा से। दोस्तों, एक चम्मा है। कौन चम्मा? कौन? लक्ष्मीनिया चमारिन। वो चम्मा जो लेखक को दूध पिलाती है बचपन में। ठीक। और एक चंपा है। कौन? करकल की पत्नी। अब करकल और चंपा की एक अपनी दुनिया होगी जिसमें वे एक दूसरे के लिए होंगे, एक दूसरे के लिए पर्याप्त, एक दूसरे से संतुष्ट। चंपा आकर करकल को मुझसे छीन लेगी और मैं एकाकी निरी निसंग रह जाऊंगा। एक दिन करकल के सामने अपनी आशंका व्यक्त करते हुए, शायद कई दिनों से मुझे उदास देखकर उन्होंने ही मुझसे कारण जानने का आग्रह किया कि भाई क्यों इतनी उदास रह रहे हो भाई? तो लेखक ने कहा, मैं अपने को न संभाल सका, मैं फूट पड़ा और मेरे आंसू बह चले और मेरी हिचकियां बंद गई, यानी हिचकियां आने लगी। ठीक। तब करकल कहता है कि चंपा के आने से हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं चंपा को भी अपने बारे में बता दूंगा और उसे भी अपने साथ मिला लूंगा। इस तरह करकल कहता है। किससे? लेखक से। तो करकल और लेखक का संबंध कुछ समलैंगिक की तरह था। ठीक। करकल की मृत्यु के पास पड़ोस का हर आदमी स्तब्ध रह गया, यानी कुछ समय बाद करकल की मृत्यु हो जाती है। करकल की मृत्यु हो जाती है जिससे पड़ोस का हर आदमी सन्न रह गया। कई हफ्ते पहले, कई हफ्ते मोहल्ले की छाती पर मौत का आतंक और उदासी बैठा रहा। पर दुनिया दुनिया है। दुनिया के लिए कोई अनिवार्य नहीं। इधर लाश उठती, उधर दुनिया के काम यथापूर्व होने लगते। घाव लगते ही घाव भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती। जितना दर्द आज है उतना कल नहीं, और जितना कल है उतना परसों नहीं। ठीक। अब दोस्तों, करकल की मृत्यु होती है। करकल के कुछ समय बाद ही चंपा की भी मृत्यु हो जाती है। असामयिक मृत्यु, यानी मृत्यु से पहले मृत्यु हो जाती है इनकी। ठीक। अकाल मृत्यु मरती हैं। चंपा की मृत्यु हो गई थी। मैं रात भर कपड़ा मुंह में दबाकर रोता हूँ। कई रातों को रोता हूँ और एक दिन जैसे दुनिया का क्रम है, मेरे आंसू सूख जाते हैं रोते रोते। ठीक। तो करकल के मरने के बाद लेखक के संबंध चंपा से भी थे, और जब चंपा मरती है तो चंपा के लिए फूट फूट कर रोता है लेखक। ठीक। और सब कुछ दोस्तों, लेखक ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया इस कहानी में, इस आत्मकथा में कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए ये आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध हुई। ठीक। आगे देखो। बाबू राम किशोर के दो लड़के। किसके? बाबू राम किशोर।
महत्वपूर्ण पात्र हैं ये। दो लड़के और दो लड़कियां थी, जिनमें श्यामा श्यामा सबसे बड़ी थी। फैक्ट महत्वपूर्ण है, आ गया अब फैक्ट। ठीक। बाबू राम किशोर कौन है? लेखक के ससुर बनते हैं बाबू राम किशोर। श्यामा से पहली शादी होती है इनकी। अपने विवाह के संबंध में जो शर्त मैंने लगाई थी वह यह थी कि मेरी शादी बहुत सादे तरीके से की जाए, दहेज मांगा न जाए। श्यामा के साथ मेरा विवाह मई 1926 में हो गया। ठीक तिथि दिमाग से उतर गई। उस समय मेरी अवस्था 19 से कुछ नीचे थी, श्यामा 14 से कुछ ऊपर। ठीक। अब आगे देखो। अब एक बार क्या होता है कि लेखक के पिता कहते हैं कि अब शादी कर लो और पढ़ाई छोड़ दो। तब लेखक श्यामा को पत्र लिखता है कि मैं अब इसलिए शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी पढ़ाई न रुके। इसलिए लेखक श्यामा को पत्र लिखता है। श्यामा से मैंने न जाने किस तरह पूछा था कि उसने लिखा मैं अवश्य बीए पास करूं। तो श्यामा ने कहा कि नहीं नहीं, अपनी शादी तुम्हारी पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। तुम बीए पास करो और इसकी आशंका बिल्कुल छोड़ दो कि वह किसी तरह मेरे पत्र में बाधा बनेगी। पत्र के साथ ही उसने 100 रुपए, कितने रुपए? 100 रुपए। मोस्ट फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। प्रश्न बनेगा, श्यामा ने लेखक के लिए बीए करने के लिए कितने रुपए भेजे थे? 100 रुपए भेजे थे। ठीक। 100 रुपए का एक नोट रख दिया था, उसमें मैं यूनिवर्सिटी में और रख दिया था, उससे मैं यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखा लूं और कोर्स की किताबें खरीद लें, ऐसा कहा था उसने। ये रुपए उसके किसी संबंधी ने उसे अपने लिए स्वर्ण कुंडल बनवाने के लिए दिए थे। उसने मुझे बस एक वाक्य लिखा था कि कुंडल से जरूरी यह है कि आपकी पढ़ाई जारी रहे। मैंने जुलाई 1927 में यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इमारत बड़ी भव्य और प्रभावकारी है। ऐच्छिक विषयों में मैंने हिंदी और फिलोसफी ली। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, दोनों ही। ऐच्छिक विषयों में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐच्छिक विषयों में लेखक ने बीए के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट लिए? हिंदी और फिलोसफी। हिंदी हमें मिस्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक। फैक्ट ये भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेखक को हिंदी कौन पढ़ाता था? धीरेन्द्र वर्मा। ठीक। और मिस्टर डीपी शुक्ला पढ़ाते थे, दो जने पढ़ाते थे इन्हें, डीपी शुक्ला और धीरेन्द्र वर्मा। वर्मा जी को लड़की भिंडी कहते थे, लड़के लोग क्या कहते थे? भिंडी। ये फैक्ट में महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन जाएगा, भिंडी किसे कहते थे? धीरेन्द्र वर्मा को। अब लेखक के घर से यूनिवर्सिटी 4-5 कोस थी दोस्तों। तब लेखक रोज पैदल पैदल जाता था, और जब यह बात उनके ससुर को मालूम चली, किसे? बाबू राम किशोर को, तो उन्होंने एक साइकिल खरीदी और अपने जमाई सा यानी लेखक को एक साइकिल गिफ्ट में दे दी। ठीक। तो वह साइकिल से फिर कॉलेज जाने लगा। आगे देखो। श्यामा अपनी अंत्र क्षय यानी टीबी की बीमारी से पीड़ित थी। फैक्ट ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, मोस्ट है बहुत ज्यादा। प्रश्न बनेगा कि श्यामा को कौन सी बीमारी थी? कौन सी बीमारी थी? टीबी की बीमारी। हिंदी में दे सकते हैं अंतर्क्षय की बीमारी। ठीक। उसने बरसों छिपाया हो तो कोई आश्चर्य नहीं, जब उसका एकदम वश न चलता तब वह खाट पर गिरती। काश वह अपने रोग को न छिपाती तो शायद समय से उसका इलाज अच्छे से हो जाता। लेकिन तब अब उसके बाद लेखक एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखता है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती हैं, तो वह बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ रहकर भी वह स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी। उसने मेरा नाम, अब ये फैक्ट कि नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती हैं बहुत महत्वपूर्ण है। फैक्ट दे देगा, लाइन दे देगा ऐसे कैसे प्रश्न में। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती हैं, कौन सी रचना से ली गई है? क्या भूलूं क्या याद करूं से।
अब एक फैक्ट और है दोस्तों महत्वपूर्ण। श्यामा जो लेखक की पत्नी थी, लेखक को सफरिंग के नाम से पुकारती थी। मोस्ट फैक्ट है। प्रश्न बनेगा श्यामा लेखक को किस नाम से पुकारती थी? सफरिंग के नाम से। शायद कोई नहीं जानता था कि वह मुझे इस नाम से पुकारती हैं। जब हम अकेले होते वह मुझे इस नाम से पुकारती थी और मैं उसे जॉय के नाम से पुकारता था। फैक्ट ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा लेखक श्यामा को किसके नाम से पुकारता था? जॉय के नाम से। आगे देखो। इस बीच एक और अपमानजनक घटना घटी। मकान बनाने वाले के सिलसिले में ईंट वाले का करीब 2000 का कर्ज हो गया था। उसने नालिश कर दी, यानी उसने कहा घर खाली करो, तो हमसे कर्जा नहीं चुक रहा, अब हम तुम्हारा घर बेचेंगे। ईंट वाले की डिग्री हो गई कि मकान नीलाम करा के रुपया वसूल किया जाएगा और एक कुर्क अमीन नगाड़िया वाले को लेकर घर पर आ गया। उसने डेम डेम करके यह पुकार लगाई, खलक खुदा का मुलक, बादशाह का हुक्म, बड़े साहब का बाबू प्रताप नारायण, वल्द भोलानाथ का मकान नीलाम होता है। जिसको बोली बोलना हो आगे आए, सरे बाजार हमारी गरीबी को नंगा करने वाले। उन शब्दों से हमने बड़े ही अपमान का अनुभव किया, ऐसा लेखक ने कहा। शालिग्राम कौन है? लेखक का भाई। शालिग्राम की तिलक में जो रुपए नगद आए थे उनमें से 2000 रुपए देकर मकान को छुड़ा लिया गया, पर उनकी शादी पर कुछ रुपया खर्च होना था, खासकर चढ़ाव के लिए गहनों पर। श्यामा ने फिर अपनी उदारता, त्याग और बड़प्पन का परिचय दिया। उसने अपने सब जेवर शालिग्राम की वधू के लिए दे दिए। परिवार की लाज बचाने का दूसरा तरीका न था। ठीक। अब कुछ फैक्ट और हैं महत्वपूर्ण। मैंने जुलूसों में गाने के लिए कई राष्ट्रीय गीत लिखे, जिनमें से सर जाए तो जाए, पर हिंद आजादी पाए, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। पंक्ति दे देगा, किसकी पंक्ति है, कौन सी रचना में है, ये फैक्ट आपको दे देगा। वाला गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ और एक बार तो इसे महात्मा गांधी की उपस्थिति में श्याम कुमारी नेहरू ने हजारों लोगों से गवाया। तब किसी ने जाना भी नहीं था कि यह गीत किसका लिखा था। आगे देखो। काम की तलाश में एक दिन चांद कार्यालय जा पहुंचा। कहां पर? चांद के कार्यालय में। संपादन विभाग में काम मिला, पर 1 महीने बाद वहां से अपमानित करके निकाल दिया गया। चांद के संचालक राम रख सिंह सहगल मुझे हर सप्ताह कुछ किताबें देते और कहते इनकी सहायता से लेख लिखकर लाओ। उस अवधि में उन्होंने मुझसे आधे दर्जन लेख लिखवाए। एक दिन मुझे बुलाया और डांटना शुरू किया, क्या लेख लिखा है? न सिर न पैर, न भाषा न भाव, तुम्हारा काम खत्म, अगले महीने आकर तनख्वाह ले जाना भाई, तुम्हें मैं इस ऑफिस से बाहर निकालता हूं। तो फैक्ट महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा लेखक ने कौन सी पत्रिका के कार्यालय में काम किया था? हंस की में, प्रतीक की में, चांद की में, सरस्वती की में। तो कौन सी पत्रिका के कार्यालय में काम किया था? चांद पत्रिका के में, जिसे उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। इस तरह तनख्वाह मेरी शायद 40 रुपए महीने नियत हुई थी, तो 40 रुपए महीने में चांद कार्यालय में गया था लेखक। ठीक। 1 महीने की तनख्वाह वसूल करने के लिए मुझे चांद प्रेस के 3 कम 40, यानी 40 में 3 कम यानी 37 चक्कर लगाने पड़े। पर सबसे अधिक चोट तब लगी जब वही लेख कल्पित नामों से और डिग्रियों के साथ प्राइज ज्यों के त्यों चांद में छपे, यानी मेरे लिखे हुए लेख किसी और के नाम से छाप दिए गए। एक लेख मुझे आज भी याद है, स्वामी राम तीर्थ पर था, जिसे आज भी अपना कहते मुझे लज्जा ना होगी। आगे फैक्ट देखो। 1931 में मैं यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी न था, पर प्रतियोगिता में मैंने अपनी कहानी भेज दी। वह कहानी क्या थी? हृदय की आंखें। ठीक, हृदय की आंखें। अच्छी समझी गई तो प्रतियोगिता के अंत में पढ़वाई गई। दोस्तों, कवि सम्मेलन देखा होगा आपने, या ऐसी कुछ चीजें होती हैं
जो चीज सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वरिष्ठ और सबसे प्रसिद्ध होती है, कवि सम्मेलन में भी जो कवि सबसे बड़ा होता है उसको सबसे बाद में पढ़वाया जाता है। ठीक इसी तरह ये कहानी सबसे अच्छी समझी गई थी, इसलिए सबसे बाद में ये पढ़वाई गई। प्रेमचंद ने उसे हंस में छापा था। किसे? हरदे की आंखें को। यह मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। लेखक पहला संग्रह तेरा हार नाम से छपाना चाहता था। मोस्ट है, महत्वपूर्ण है, लेखक का पहला संग्रह है। और जब तेरा हार नामक पुस्तक इसकी छप चुकी थी, तो ये पुस्तक सबसे पहले 1 रुपए में किसने खरीदी थी? राम गोपाल सिवली ने। तो 1 रुपए में सबसे पहले राम गोपाल सिवली ने खरीदी थी। एक लाइन जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, कवित्व यदि कमल है तो जीवन जल है। ये लाइन महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन जाएगा। ऐसे कैसे लाइन दे देगा और पूछ लेगा ये कहानी, ये कथन कौन सी रचना से लिया गया है? तो कौन सी रचना से लिया गया है? क्या भूलूं क्या याद करूं से। ठीक, आगे देखो। दिसंबर 1933 की सरस्वती में 10 रुबाइयां मधुशाला की छपी। दिसंबर में ही मैंने हिंदू विश्वविद्यालय काशी के शिवाजी हॉल में मधुशाला का प्रथम सार्वजनिक पाठ किया। तो दोस्तों यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। दिसंबर महीने में हिंदू विश्वविद्यालय काशी में उसके शिवाजी हॉल में लेखक ने मधुशाला का पहला सार्वजनिक पाठ किया। यह फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे देखो। मनोविज्ञान की खोज है कि प्रत्येक पुरुष में एक नारी भी अंतर्निहित होती है। जैसे प्रत्येक नारी में एक पुरुष भी अंतर्निहित होता है। मुझे लगता है मेरे व्यक्तित्व में अंतर्निहित पुरुष से अंतर्निहित नारी अधिक सबल है। मुझे सदा ही वे नारियां प्रभावित करती हैं जो मुझ पर हावी हो जाती हैं, जिनमें अंतर्निहित पुरुष अधिक प्रबल होता है। लेखक कहने की कोशिश कर रहा है कि मनोविज्ञान की खोजें कि प्रत्येक पुरुष में नारी छिपी होती है और प्रत्येक नारी में पुरुष की भावना छिपी होती है। अब मुझे वे नारियां अधिक प्रभावित करती हैं जिनके अंदर पुरुष अधिक भारी रहता है। ठीक, ऐसा लेखक कहना चाहता है। आगे देखो। श्री कृष्ण एक पात्र, ये भी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण दिल्ली का एक क्रांतिकारी लड़का है और उसके साथ एक क्रांतिकारी महिला प्रकाशो है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। जिसे रानी कहते थे कौन? श्री कृष्ण। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और इसकी शादी किससे होती है? लेखक यशपाल से। यशपाल से इसकी शादी होती है, किसकी? रानी की। ठीक, कुछ दिन रानी के प्रति लेखक आकर्षित रहता है, वह इसमें चंपा का रूप देखता था। ठीक, चंपा का रूप देखता था, खरकल की पत्नी चंपा का। तो फैक्ट महत्वपूर्ण है। दिल्ली का एक लड़का कौन? श्री कृष्ण क्रांतिकारी है, और ये महिला भी एक क्रांतिकारी, ये भी बम बनाती थी। ठीक, इसलिए ये भी क्रांतिकारी थी और इसे रानी के नाम से भी जाना जाता है। इस आत्मकथा में रानी भी इसका नाम था। ठीक, रानी क्रांतिकारी लेखक यशपाल से शादी कर लेती हैं। यशपाल का भी जिक्र है, फैक्ट महत्वपूर्ण है। लेखक कुछ दिनों के लिए रानी की तरफ आकर्षित हुआ, वह इसमें करकल की पत्नी चंपा का रूप देखता था। आगे देखो। कॉमर्स कॉलेज में मेरा कविता पाठ हुआ था, जिसके श्री कृष्ण भूतपूर्व छात्र थे, और उसकी बड़ी प्रशंसात्मक रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी। मोस्ट है, महत्वपूर्ण है। कॉमर्स कॉलेज में लेखक ने कविता पाठ किया। ठीक, अब उसकी खबर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी, जिसमें छपी मुझे हिंदी का उमर खयाम कहा गया। तो हिंदी का उमर खयाम कौन सी पत्रिका में कहा गया लेखक को? हिंदुस्तान टाइम्स में। यह फैक्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है और वेरी मोस्ट है, वेरी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक लाइन है इसमें, पुरुष का भाग्य अपना पौरुष है, वही उसका भगवान है। यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। पुरुष का भाग्य अपना पौरुष है, वही उसका भगवान है।
तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अप्रैल के अंत अथवा मई के आरंभ में इंदौर में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक उत्सव होने वाला था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि गांधी जी इसमें आने वाले थे, सभापतित्व करते, उसका अध्यक्ष बनते। मैंने इंदौर जाने का कार्यक्रम बना लिया। मैं वहां मधुशाला पढ़ने वाला था। किसी ने गांधी जी से शिकायत कर दी कि जिस सम्मेलन में आप सभापति हो उसमें मदिरा का गुणगान किया जाए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरे दिन 12 बजे गांधी जी ने कहा, अच्छा मैं बुलाता हूं कल बच्चन को, सुनता हूं कौन सी मदिरा की है, मैं मना कर दूंगा उससे ऐसा होगा तो 12 बजे लेखक को बुलाता है गांधी जी। अंतरंग सभा की बैठक थी। गांधी जी ने 11:55 पर मुझे सभा हॉल के बगल वाले कमरे में मिलने के लिए बुलाया। लोगों को गांधी जी से मिलने का समय मांगने पर भी नहीं मिलता था। मुझे बुलाने की खुशी थी। लेखक कह रहा है कि गांधी जी को मिलने के लिए लोग अर्जी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनसे लोगों को मिलने का टाइम नहीं मिलता था, लेकिन मुझे तो गांधी जी ने आगे से बुलाया था। बुलाने की खुशी थी और डर भी था कि मुझे मधुशाला के लिए डांट न दे। अगर कह दे कि मधुशाला न पढ़ूं या नष्ट कर दें तो उनकी आज्ञा को टालना कैसे संभव होगा। गांधी जी ने शिकायत की चर्चा की जब मैं उनसे मिलने गया और कुछ पद सुनने चाहे। मैंने भी कुछ सतर्कता बरती, चुन चुन कर ऐसी रुबाइयां उनके सामने सुनाए जिनके संकेत शायद उन्हें सहज ही ग्राह्य हो। ठीक, तो क्या सुनाया उन्होंने? मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बेर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो ये पंक्तियां गांधी जी को सुनाई थी बच्चन ने। ठीक, और ये पंक्तियां सुनने के बाद जैसे ही गांधी जी ने सुना कि मेल कराती मधुशाला, तो गांधी जी ने कहा कि इसमें मदिरा का गुणगान कहाँ है भाई, यूं ही लोग अफवाह बना रहे हैं। और उन्होंने ऐसा कहा। उनसे यह सुन उनके द्वारा बख्शा, मैंने उस लेखक को बख्श दिया। इस खुशी में मैं चला गया, फिर वापस चला गया। ठीक, आगे देखो, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये फैक्ट, ये नाम महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने तो यहां तक धमकी देती थी। अब राम वृक्ष बेनीपुरी की एक रचना अपने एनटी सिलेबस में भी है। कौन सी? माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें, ठीक, अपने सिलेबस में भी हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने यहां तक धमकी दी थी कि अगर बच्चन कभी बिहार में पांव रखेगा तो मैं उसको गोली मार दूंगा। मगर राम वृक्ष बेनीपुरी ने ऐसा कुछ नहीं किया और बाद में वह उनके अच्छे मित्र बन गए। ठीक, 17 नवंबर 1936 को श्यामा ने अपना शरीर छोड़ा। तो श्यामा की मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। मृत्यु से एक दिन पहले उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, मैं मर जाऊंगी तो तुम बहुत दुखी होगे। मैं चुप रहा। फिर उसने कहा, मेरे मरने का बहुत दुख हो तो शादी कर लेना। और ठीक मृत्यु के दिन उसने मुझसे कहा, मुझ पर कोई ऐसी रचना करना जिससे दुनिया के अंदर मेरी याद बनी रहे। ठीक, कुछ प्रमुख बिंदु दोस्तों, श्री सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम भी सरस्वती था, तो यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। सुमित्रा नंदन पंत की माता के नाम भी सरस्वती था। ठीक, मेरे नाना का नौकर। नाना कौन? नाना कौन था? कहानी में बताया था मैंने पहले। तो उनके जो नौकर थे, माता भीख। नौकर का नाम माता भीख।
मेरी प्रारंभिक रचनाएं तीसरा भाग की ओरिन कहानी का नायक दप्पू माता भीख पर ही आधारित हैं। यानी लेखक ने एक कहानी लिखी ओरिन नाम से। मोस्ट है प्रश्न बनेगा कौन सी कहानी में दप्पू, उसमें एक नायक बनाया दप्पू, जिसका आधार किसे बनाया, किसके आधार पर बनाया वो नायक, माता भीख के आधार पर। और उस कहानी में जो लल्ली नामक पात्र हैं वो मेरी माँ ही है। ठीक, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, मेरे एकमात्र मामा विंदेश्वरी प्रसाद। तो प्रश्न बनेगा लेखक के मामा का नाम क्या है, विंदेश्वरी प्रसाद। ठीक, आगे देखो, बुद्धि का विवाह बादशाह मंडी के बाबू राजकिशोर के साथ तय हो गया था। बादशाह मंडी के राजकिशोर के साथ। मेरी माँ प्रति मंगलवार को संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ किया करती थी। कौन, लेखक की माँ, प्रति मंगलवार को। ये फैक्ट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न बन जाएगा कि प्रति मंगलवार को लेखक के परिवार में कौन सुंदरकांड का पाठ किया करता था, तो लेखक की माँ। ठीक, आगे देखो, मेरी भुआ तुलसी के मृत्यु के बाद मंगल पंडित की पत्नी सुंदर ने मेरे पिता को भाई बना लिया था। ठीक, तो ये फिर लेखक इसे सुंदर बुआ कहने लग गया था। आगे देखो, गांधी जी की शहादत पर मैंने एक लंबी कविता मर्सिया की ट्यून में लिखी। सूत की माला की पहली कविता है, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। आगे देखो, मेरी बड़ी बहन का विवाह प्रतापगढ़ के परसीपुर ग्राम के बाबू त्रिलोकनाथ के साथ तय हुआ। तो बड़ी बहन यानी भगवान देई, भगवान देई, भगवान देई का विवाह कहां पर हुआ था, प्रतापगढ़ के परसीपुर नामक ग्राम में बाबू त्रिलोकनाथ के साथ। मैंने अपनी हिंदी की पहली कविता विक्रमादित्य सिंह से शुद्ध करवाई। फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पहली कविता किससे शुद्ध करवाई, विक्रमादित्य सिंह से। ठीक, आगे देखो, कायस्थ पाठशाला में ही मैंने अपनी पहली पूरी हिंदी कविता लिखी किसी अध्यापक के विदा अभिनंदन पर। यानी एक अध्यापक थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उन्हें विदा किया जा रहा था, तब मैंने उनके विदाई पर एक पहली पूरी हिंदी कविता लिखी थी। तो पहली पूरी हिंदी कविता कब लिखी उन्होंने, जब वे 7वीं क्लास में था। ठीक, मोस्ट है 7वीं क्लास में उन्होंने हिंदी की पहली पूरी कविता लिखी। ठीक, तो ये था दोस्तों आज की क्लास का जो क्या भूलूं क्या याद करूं रचना को हमने पूरा पढ़ लिया, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देख लिए। तो ये मेरे नंबर है, इन पर आप मैसेज कर दो, मैं आपको नेट जैरे वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और अगली क्लास कौन सी रचना पे लेके आनी है उसका कमेंट आप कर देना। मिलते हैं अब अगली क्लास में अगली रचना के साथ। आज के लिए इतना ही।